हेलो एवरीबॉडी, मैं सुनील एक बार फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के एक वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने अवेलेबल हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हमारा वीडियो होगा वह बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए तुरंत हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको विकास की कई अवस्थाओं के बारे में बताया, जहाँ पे आपने फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के बारी बारी से आपने समझा। उम्मीद है जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आपने नोट भी किया होगा। तो उसी क्रम में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अवस्थाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, कि स्टेजेस के बारे में, कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। आज हम इनके बारे में क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। जैसा आप भी जानते हैं, मैंने आपको शुरू से बताया है कि बच्चा जिस दिन से गर्भ में आता है उस दिन से उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई सारे साइकोलॉजिस्टों ने बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको अपने अनुसार परिभाषित किया है, और ऐसा उनका मानना है कि जो बाल मनोविज्ञान का एरिया है वह किशोरावस्था के अंत तक में, जब से किशोरावस्था फिनिश होती है वहाँ पे इसका दायरा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पूरे जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो पूरी अध्ययन का तौर तरीका है, हमारा जो स्टडी का पूरा फोकस है वह बेसिकली किशोरावस्था के अंत तक ही होने वाला है। तो इस प्रकार अगर हम अवस्थाओं को डिवाइड करें तो बेसिकली हम अवस्थाओं को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहली आपकी अवस्था आती है वो आती है आपकी शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं। दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है बाल्यावस्था, और तीसरा जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा जो है वो है किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगर एज वाइज हम इसको देखें, मीन्स एज के अनुसार अगर इसको हम डिवाइड करें, तो अगर हम रास की बात, मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट रास हैं उनके अनुसार अगर चले तो जो शैशवावस्था की उम्र होती है वो 0, मीन्स आप 0 को यहाँ पे जन्म से मतलब भी समझ सकते हैं, वह जन्म से 3 वर्ष के अंतर्गत मानी जाती है। क्लियर हुआ। जो बाल्यावस्था का पीरियड है वह 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। वहीं जो उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात कर लें तो यह 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, और किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो यह किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन अगर एज निर्धारण की अगर हम बात कर लें तो कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हुए हैं जिनको एज को लेके उन्होंने चीज़ों को बड़ा अलग अलग ढंग से क्या किया है, परिभाषित किया है। अगर हम क्रो एंड क्रो का कमेंट देखें स्पेशली शैशवावस्था को लेकर, तो कहते हैं कि बच्चे की शैशवावस्था जो है वह जन्म से शुरू होती है और 5 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। तो तमाम जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सारी इन अवस्थाओं को अलग अलग ढंग से क्या है, विभाजित किया है, अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं 4 अवस्था तक की है। एक शैशवावस्था से पहले की भी एक अवस्था होती है जिसको प्रीनेटल पीरियड, मीन्स गर्भावस्था, मीन्स पूर्व जो आपकी गर्भावस्था होती है उससे संबंधित वो टॉपिक है। जब भी बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बात की है। अगर हम सेले की बात कर लें, सेले भी एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो उन्होंने पूरे किशोरावस्था तक की अवस्था को उन्होंने मात्र 3 भागों में डिवाइड किया है।
पहला उन्होंने कहा है शैशवावस्था। उनके अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। दूसरा उन्होंने कहा है बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और तीसरा वो सीधे किशोरावस्था पे आ जाते हैं, जो 12 से 18 के आसपास वो मानते हैं। ठीक है, तो सेले का अपना ये कॉन्सेप्ट भी रहा है। लेकिन अगर रफली आप सारे साइकोलॉजिस्टों को स्टडी करिए तो एक जो शैशवावस्था का पीरियड निकल के आता है, ठीक है, वो पीरियड जन्म से लेके 5 से लेके 6 वर्ष तक ही दिखने को मिलता है। तो इन चारों अवस्थाओं को आप नोट कर लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शैशवावस्था के ऊपर हम बात करने वाले। ध्यान से सुनिएगा, जो शैशवावस्था से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे वो शैशवावस्था की विशेषताओं से बनेंगे। शैशवावस्था को लेकर कुछ साइकोलॉजिस्टों ने जो इम्पोर्टेंट कमेंट किया है उस कमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आपका जो फोकस रहेगा सबसे पहले उसी कमेंट के ऊपर ही रहना है। लेकिन एक रफली अगर हम देखें कई साइकोलॉजिस्टों की स्टडी करने के बाद तो हम पाते हैं कि क्रो एंड क्रो ने भी, ठीक है, ये जो क्रो एंड क्रो ने भी शैशवा अवस्था की जो उम्र मानी है वह जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष मानी है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को सेले ने भी क्या है अप्रूव किया है। उन्होंने शैशवावस्था की जो एज मानी है वह जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक ही मानी है। हरलाक के कमेंट को देखें तो हरलाक ने इनके एकदम विपरीत इस बात को कहा है। हरलाक ने कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वह मात्र जन्म से लेकर 14 दिनों तक की होती है। तो ये भी आप कमेंट याद रखिएगा कि जहां क्रो एंड क्रो और सेले ने जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की बात की है तो वहीं हरलाक ने इसे जन्म से 14 दिन की बात कही है। ठीक है, एडलर ने शैशवावस्था को आगे का जो जीवन होता है उसको आधार माना है। ठीक है, मीन्स एडलर के अनुसार शैशवावस्था किसी भी बालक के जीवन का एक आरंभिक अवस्था होती है। जैसा दुनिया जानती है कि यह किसी भी जीवन का एक आरंभिक अवस्था होती है, लेकिन उसके साथ साथ एडलर ने जीवन का पूरा क्रम का आधार किसको माना है? उन्होंने जीवन के पूरे क्रम का आधार जो है वह शैशवावस्था को ही माना है। तो यहाँ पे 3 जो इंपॉर्टेंट कमेंट है उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। जहाँ क्रो एंड क्रो सेले ने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक माना है, तो हरलाक ने इसे जन्म से मात्र 14 दिन तक के पीरियड को माना है। वहीं एडलर ने शैशवावस्था को जीवन का आधार माना है और जीवन के पूरे क्रम का उन्होंने क्या किया है? आधार माना है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनके कमेंट्स को हम यहाँ पर देख लें। एडलर के कमेंट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको हम न्यूमैन के नाम से जानते हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें लिख के चलनी पड़ेगी। मैंने बार बार आपसे कहा है क्यों लिख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना है तो उसके लिए आपको लिखना भी होगा, चीज़ों को समझना भी होगा। तो एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आपके न्यूमैन, उन्होंने इस अवस्था के इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे एडलर ने पूरे जीवन के क्रम को आधार माना था शैशवावस्था को, तो न्यूमैन ने भी उसी क्रम में कहते हुए कहा है कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, जाहिर सी बात है शैशवावस्था की उन्होंने बात की है, तो न्यूमैन के अनुसार जो आपकी 5 वर्ष की अवस्था होती है वह किसी भी बालक के लिए, मस्तिष्क के लिए और उसके शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण या ग्रहणशील अवस्था होती है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की जो अवस्था है वह किसके लिए? शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसने कहा है कि 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या ग्रहणशील अवस्था होने वाली है? तो वह किसने कहा था?
न्यूमैन ने कहा था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी अवस्था होती है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और ग्रहणशील अवस्था होती है, तो वह 5 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, हॉलिंगवर्थ ने इस अवस्था को मॉरन हर्डल कहा है। एक और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम हॉलिंगवर्थ है, ठीक है, इन्होंने इस अवस्था को मॉरन हर्डल कहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसने सेसो अवस्था को मॉरन हर्डल कहा है, तो उसने हॉलिंगवर्थ। ये मॉरन हर्डल क्या होता है? ये होता है आपका क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि हॉलिंगवर्थ ने इस अवस्था को, किस अवस्था को? सेसो अवस्था को मॉरन हर्डल कहा है, जिसको हम क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था भी कहते हैं। तो मीन्स सेसो अवस्था को एक क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट ने जिन्होंने सेसो अवस्था को लेके अपने अलग अलग विचारों को दिया हुआ है। तो आप सभी लोग ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने कॉपी पे क्या करिए, नोट करिए, ताकि आगे की चीज़ें बेहतर ढंग से हम लोग समझी जाए। इसी क्रम में फ्रायड ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है जो कि टेट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उस कमेंट को भी हम लोग यहीं पर नोट। पिछले यूपी टेट में फ्रायड को लेकर एक बार सेसो अवस्था में फ्रायड के इम्पोर्टेंस को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बारे में पूछा गया है कि वह कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेसो अवस्था को निर्माण काल कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कमेंट करने वाले थे वो फ्रायड ही थे। नाम याद रखिएगा, फ्रायड का ने सेसो अवस्था को जीवन का क्या माना है? निर्माण काल माना है। क्लियर हुआ? और इसी कमेंट को और वो आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि मनुष्य को, ध्यान दीजिएगा इस कमेंट को, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी बनना होता है, जीवन में जो कुछ बनना होता है वह 5 से 6 साल में बन जाता है। ठीक है, मीन्स फ्रायड ने कहा है कि सेसो अवस्था निर्माण काल होता है जीवन का, और मनुष्य को अपने जीवन में जो कुछ बनना होता है वह मात्र 5-6 साल की उम्र में ही बन जाता है। इस प्रकार उन्होंने सेसो अवस्था की क्या महत्व है उसके बारे में बात किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुड एनफ का कमेंट है, ये गुड एनफ का कमेंट है कि मनुष्य की पूरी जिंदगी में जितना उसका मानसिक विकास होना है उसका 50% जो है मानसिक विकास वह सेसवावस्था में ही हो जाता है। तो समझ में आ गई बातें। फ्रायड का कमेंट याद रखिएगा, पिछले टेट में आ चुका है। गुड एनफ का भी कमेंट है कि मनुष्य का पूरी जिंदगी में जितना विकास मानसिक होता है उसके 50% जो है वह मात्र 3 वर्ष की अवस्था में होता है। 3 वर्ष की अवस्था में होता है। तो इस बात को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो इन तमाम कमेंट्स और इन तमाम इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के बाद अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सेसवा अवस्था की विशेषता के ऊपर, सेसवा अवस्था की विशेषताओं के बारे में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये जो है ये आपकी कुछ सेसवा अवस्था की विशेषताएं हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो बारी बारी हम इन पे क्या करें, बात करें। देखिए, जो सेसवावस्था की मुख्य विशेषता होती है वो अपरिपक्वता होती है, इमेच्योरिटी होती है, ठीक है, या लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है। जैसा आप भी जानते हैं कि जो सेसवावस्था होती है उस टाइम के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो यह जो अवस्था होती है वो पूरी तरीके से क्या है, इमेच्योरिटी की अवस्था है, एक अपरिपक्वता। इमेच्योरिटी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, अपरिपक्वता की अवस्था है। दूसरा है, यह जो अवस्था होती है वह डिपेंडेंसी की एज होती है, पराश्रिता। मीन्स बच्चा जो है
अपनी ज़रूरतों के लिए वह दूसरों पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। आप भी देखे होंगे इस बात को, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे कि छोटी उम्र जब होती है बच्चों को, उनको जो कुछ भी चाहना होता है तो वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हर एक चीज़ के लिए उनके ऊपर वो निर्भर होते हैं। तो यह जो एज होती है वह पूरी तरीके से डिपेंडेंसी पे टिकी होती है, जबकि ये जो होती है अभी हमने कहा इसको हम इमैच्योरिटी की एज भी कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो है शैशवावस्था उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास का एज होता है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके अंदर विकास जो होता है वह काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था इसीलिए उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास का, उत्तरोत्तर वृद्धि मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का जो समय होता है वो शैशवावस्था होता है और काफ़ी तेज़ी से उनके अंदर क्या होता है, विकास भी होता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे हम चलें तो मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है। ध्यान दीजिएगा, इस समय जो अवस्था होती है बच्चों की, वह मानसिक जो डेवलपमेंट होता है वो भी बड़ा रैपिड ढंग से होता है, बहुत तेज़ी से होता है। मीन्स उनके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बड़ा रैपिड तरीके से होता है, इसलिए इस अवस्था को मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता की अवस्था भी कहा जाता है। और जो पांचवा है संवेगशीलता, संवेगशीलता को आप इमोशंस समझ सकते हैं, अभी इसी पे हमारा एक टॉपिक भी हुआ था, इमोशनलिटी होता है संवेगशीलता। तो यह जो एज होती है शैशवावस्था की, इस एज में बच्चों के अंदर एक तीव्र संवेगशीलता भी देखने को मिलता है। मीन्स उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है। देखे होंगे छोटे बच्चों से, जानवरों से इस अवस्था में उनको क्या होता है, बहुत लगाव होती है, अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा उनको लगाव इसी अवस्था में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में संवेगशीलता एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है शैशवावस्था की। उसी प्रकार छठवां हमारा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। आपको अभी हम लोगों ने मूल प्रवृत्तियां और उनके 14 जो संवेग होते हैं उस पर हमारा एक लेक्चर हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चा जो भी व्यवहार करता है अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही करता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि शैशवावस्था पूर्ण रूप से मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर ही टिकी होती है। ठीक है, सातवें नंबर पे है नैतिक भावना का अभाव होता है। ध्यान दीजिएगा, यही वो पर्टिकुलर ऐसी अवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। इसका एक्सपीरियंस भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से कपड़े निकाल कर इधर उधर दौड़ते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई न शर्म है, न कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई झिझक है, और वो आराम मतलब बड़े अजीबोगरीब ढंग से रहते हैं। हर घर में बच्चों की आप ये कंडीशन देख सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर अवस्था होती है इसमें नैतिक भावना का क्या होता है, अभाव होता है। आठवां और जो सबसे अंतिम टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक भावना का उदय। मीन्स यह जो अवस्था होती है, यही इसी अवस्था से ही बालक के अंदर सामाजिक विकास भी होने लगता है। अभी जो हमारा पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ है सोशल डेवलपमेंट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस टॉपिक में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा डिटेल में बताया है। मीन्स शैशवावस्था से ही बालक में सामाजिक विकास का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यही वो अवस्था है जहाँ बच्चा थोड़ा सा ग्रुप में रहना चाहता है, खिलौनों के साथ और अन्य बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना शुरू कर देता है। तो ये 8 शैशवावस्था की विशेषताएं हैं जिसे आप बारी बारी क्या है नोट कर सकते हैं और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो अब शैशवावस्था की बातों पर ध्यान देंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और अभी भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, जो कि शैशवावस्था टॉपिक के लिए, शैशवावस्था की क्लास के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए उन पॉइंट्स को और उन कमेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं। विशेषताओं के बाद कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिस पे आपकी निगाह होनी चाहिए, जो आगामी टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है यह शैशवा अवस्था की। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैलेंटाइन जो कि ये भी एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर भी हुए हैं,
इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो उसने वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने की अवस्था मीन्स सीखने का सबसे आदर्श काल कौन सा होता है, तो वो आपका कौन होता है, वो शैशवावस्था होता है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार हर्लाग के 2 कमेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हर्लाग ने इस अवस्था को खतरनाक काल माना है और अपीली काल भी माना है। मीन्स 2 क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी अवस्था है जो खतरनाक काल या अपीली काल होती है, तो शैशवावस्था। किसने कहा था? हर्लाग ने कहा था, जो कि अतार्किक चिंतन पर आधारित होता है। मीन्स इस समय जो भी बच्चा सोचता है समझता है उसका कोई तर्क होता नहीं है, ठीक है। तो ये कमेंट किसका है? ये हर्लाग का था। इसके ऊपर का जो कमेंट जो है वो वैलेंटाइन है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलौनों की अवस्था कौन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, खिलौने की अवस्था को बाल्यावस्था में रखिएगा, लेकिन अगर शैशवावस्था में पूछेगा तो जो खिलौनों की अवस्था होती है वो उत्तर शैशवावस्था होती है। मीन्स 3 से लगभग 6 साल के आसपास का पीरियड जो होता है वो उत्तर शैशवावस्था में आता है। इसी प्रकार जो चौथा पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि यह अवस्था जो होती है वह जिज्ञासा, आत्म प्रेम और शब्दों के दोहराने की अवस्था है। मीन्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे शब्दों को दोहराना शुरू करते हैं, तो वो शैशवावस्था की अवस्था है, ठीक है। तो ये चौथा है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा अपनी नज़र रखिएगा। 5वां ये है कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चों में विकास दर सबसे ज़्यादा होती है। अभी हम लोगों ने उत्तरोत्तर वृद्धि पे देखा होगा, डिटेल में बात किए हैं। तो वह जो 0 से मीन्स जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चे की विकास दर ज़्यादा होती है। लेकिन जो बाद का 3 से 6 वर्ष होता है, जिसको आप उत्तर शैशवावस्था भी कह सकते हो, तो 3 से 6 वर्ष में विकास की गति मंद होती है, लेकिन विकास में धीरे धीरे स्थायीकरण होने लगता है। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं। आप देखे भी होंगे कि घर में जो बच्चे होते हैं वह शुरुआती दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन उनका जो कहते हैं कि स्थायीकरण उनके विकास में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 3-4 साल के बाद आप देखेंगे उनकी लंबाई ग्रोथ कम होगी, लेकिन उनके फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव होगा, उसमें स्थायीकरण देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि शैशवावस्था से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में हम लोग आज इतना ही करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शैशवावस्था के बाद अब जो हम बात करने जा रहे हैं बाल्यावस्था को लेकर। बाल्यावस्था से हालांकि पिछले 2 टेट में ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, किशोरावस्था और शैशवावस्था से ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपकी नज़र शैशवावस्था और किशोरावस्था पे भी रहनी है। बाल्यावस्था भी एक अवस्था है जो शैशवावस्था के ठीक बाद की अवस्था होती है, उस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में इतना ही। अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बाद अब जो दूसरा आपका आता है टॉपिक वो आता है बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड। अगर बाल्यावस्था के बारे में हम बात करें तो यह बाल्यावस्था जो होती है वह मानव विकास का दूसरा स्तर होता है, दूसरा स्टेज होता है जो शैशवावस्था के बाद देखने को मिलता है। अगर हम किसी बालक के विकास में शैशवावस्था को अगर विकास की नींव अगर हम मान लें तो बाल्यावस्था उसका आधारशिला होती है, मीन्स उसका बेस होता है। आपको भी पता है कि एक भावी जीवन के लिए एक नींव, एक उसकी आधारशिला और उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, निर्माण होता है। तो जहाँ शैशवावस्था एक नींव की अवस्था होती है तो वहीं पे आपकी जो बाल्यावस्था होती है वो बाल्यावस्था जो है वो आधारशिला होती है। यदि हम बाल्यावस्था की शुरुआत माने तो बाल्यावस्था की जो शुरुआत है वह 6 वर्ष से शुरू होती है और लगभग 12 वर्ष तक जाती है। ये बाल्यावस्था की अवस्था है, ठीक है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं इसको 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र को भी मानते हैं।
तो बाल्यावस्था का एक रफली अगर पीरियड देखें तो वो 6 से लेकर 12 साल तक के पीरियड को माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम हरलाक की बात कर लें तो हरलाक ने भी कहा है कि जो बाल्यावस्था की शुरुआत होती है वह 6 वर्ष से शुरू होती है और लगभग 11 से 12 वर्ष तक जाती है। तो कमोबेश जो बाल्यावस्था की अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष या 5 से लेकर 12 वर्ष के आसपास मानी जाती है। तो जो टेट में आपका क्वेश्चन इससे बनेगा कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से हम इसे मतलब बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था को हम स्मार्ट एज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे आपकी निगाह रहे कि बाल्यावस्था को स्मार्ट एज मतलब चुस्ती की उम्र भी कहा जाता है। दूसरा, अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था को डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां बालक के अंदर कुछ एक तरीके से हम कहें तो कुछ गंदगी रहती है या थोड़ा सा गंदे तरीके से उसका रहन सहन होता है। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। गैंग एज मतलब समूह बनाने की उम्र होती है, ठीक है। मीन्स बाल्यावस्था में ही बालक जो होता है वह समूहों पर मीन्स अपना एक ग्रुप, अपना एक समाज बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से एक आपको इम्पॉर्टेंट बन सकता है टॉपिक कि बाल्यावस्था को स्मार्ट एज, डर्टी एज या गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। ब्लेयर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा कि ब्लेयर ने शैक्षिक दृष्टि से मीन्स शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था को एक महत्वपूर्ण काल माना है, ठीक है। मीन्स यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसका कथन है कि शैक्षिक दृष्टि से आपकी बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण एज है, तो वो ब्लेयर का कमेंट था। या फिर ये भी कमेंट आपके लिए मीन्स ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि शैक्षिक दृष्टि से कौन सी एज जो होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो शैक्षिक दृष्टि से जो एज होती है वो बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था के इस पॉइंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। अभी विशेषताएं क्या हैं आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो वो लगभग यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हम बाल्यावस्था की पहली विशेषता की बात कर लें तो बाल्यावस्था के विकास में पहली बार स्थिरता और स्थायित्व देखने को मिलता है। याद करिए, अभी मैं जो टॉपिक आपको शैशवावस्था की पढ़ाया मैंने उसमें कहा था कि जन्म से लेकर 3 साल तक बच्चे में क्या विकास दर ज़्यादा होती है, लेकिन 3 से लेकर 6 साल मीन्स जिसको आप पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हो, उस समय उसकी विकास की दर जो होती है वो धीमी होती है, लेकिन उसमें स्थायीकरण होता है, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था का पीरियड होता है वो बच्चे के विकास में स्थिरता और स्थायित्व लाता है, मीन्स स्टेबिलिटी लाता है उसके डेवलपमेंट में। तो इसलिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका यही है। दूसरा जो आत्मस्थिरता की अवस्था होती है। आत्मस्थिरता क्या होती है ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था हमने प्राश्रिता पढ़ा था, मीन्स डिपेंडेंसी पे रहता है बच्चा, हर चीज़ के लिए माँ बाप के अपने गार्जियन पे डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। मतलब खुद पे क्या वो है, वो निर्भर रहना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, वो खुद पे हर काम कर लेना चाहता है। तीसरा जो सबसे है सामूहिकता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह जो एज होती है वो गैंग एज के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक में समाज के प्रति, समूह बनाने के प्रति, उसके प्रति क्या होता है, उसका मन का झुकाव होता है। तो यह जो होता है यह सामूहिकता के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एज होने वाला है। चौथा आपका पॉइंट है नैतिकता और जनमत का विचार। जैसे जहाँ शैशवावस्था की एक ऐसी अवस्था आप देखे होंगे जहाँ पे बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन यह जो अवस्था है वह अवस्था क्या होती है, उसके अंदर मॉरलिटी उसके अंदर धीरे धीरे आती है और जनमत के प्रति विचार मीन्स वो लोगों की बातों को सुनना समझना शुरू कर देता है, ठीक है। पांचवा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को आप यहाँ पे कह सकते हो एक्सट्रोवर्ट।
मीन्स यही वो अवस्था है जब बच्चा बहिर्मुखी मीन्स बाहर अपनी सारी बातों को बाहर निकालना, मीन्स अपने बाहर कहना, बाहर एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो बच्चा पूरी तरीके से ये जो अवस्था होती है उसमें बच्चा एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। ठीक है, तेज तो नहीं चल रहा हूँ। 6वें नंबर पे है जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। यह भले ही एज थोड़ी छोटी होती है लेकिन जीवन की जो रियलिटी होती है उस रियलिटी को सोचने समझने के प्रति बच्चे का क्या होता है, झुकाव, उसका इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। 7वें नंबर पे है संचय प्रवृत्ति का विकास। यही वो अवस्था होती है जहाँ बच्चा कुछ कंसीव करना चाहता है, कुछ बचाना चाहता है, कुछ सेव करना चाहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बच्चे गुल्लक में पैसा जो डालने की उम्र होती है यही होती है, जहाँ गुल्लक लेकर बच्चा 1-1, 2-2 रुपया क्या है बचाना चाहता है। तो संचय प्रवृत्ति का जो विकास का इम्पॉर्टेंट पीरियड है वो आपकी क्या है, बाल्यावस्था ही है। ठीक है, उसके बाद आखिरी और 8वां पॉइंट आपका है सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को करना। ध्यान देना, जैसे शैशवावस्था में बालक सूक्ष्म कार्यों को ज़्यादातर करता है, वैसे ये जो अवस्था होती है यहाँ सूक्ष्मता को छोड़कर बालक किसी रिजिड, किसी सॉलिड स्टेट पर और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो दीज आर द 8 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू चाइल्डहुड। ये आपकी 8 प्रकार की विशेषताएं हैं जो कि बाल्यावस्था से जुड़ी हुई हैं। एक बार तेजी से रिपीट कर लेते हैं। विकास में स्थायित्व और स्थिरता आती है। यह अवस्था आत्मनिर्भरता की है, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंसी की है। यह अवस्था सामूहिकता की है। इस अवस्था में नैतिकता और जनमत का विचार होता है। इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है और इस अवस्था में जीवन की वास्तविकता के प्रति बालक का झुकाव होता है और संचय की प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है और सूक्ष्म की अपेक्षा ठोस और व्यवहारिक कामों को भी बालक इसी उम्र से करना शुरू कर देता है। तो आप इनको एक बार रिपीट कर लीजिए, इनको अपने कॉपी पे नोट भी कर लीजिए और इस पॉइंट के बाद हम कुछ विशेष, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आपकी बाल्यावस्था से रिलेटेड है और आगामी टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेके, जिसमें हमारा पहला महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो रास से रिलेटेड है। रास ने भी चाइल्डहुड की अवस्था को सामूहिकता की प्रवृत्ति को डेवलप करने का एक बेहतरीन काल माना है। इसके साथ साथ बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वह बच्चे की बाल्यावस्था के दौरान ही देखने को मिलता है। इन दोनों पॉइंट को अभी भी हम लोगों ने चाइल्डहुड की विशेषता में क्या किया है, स्टडी किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने या किसने चाइल्डहुड में सामूहिकता की प्रवृत्ति या बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बातों के बारे में कहा है, तो रास ने कहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट आपको बताना, चूँकि शैशवावस्था में बता चुका हूँ आपको कि बच्चा अपनी 3 से 4 साल की वर्ष में, मीन्स 3 से 4 वर्ष में ही उसका जो दिमाग का विकास होता है वह 50% तक हो जाता है। इसको भी रास ने ही कहा है। और इतना ही नहीं, इनका कहना है कि किशोरावस्था तक, चूँकि किशोरावस्था हमारा इसके बाद का टॉपिक है, किशोरावस्था तक बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 90% तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त पिछले टेट में आया हुआ है कॉल और ब्रूस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कॉल और ब्रूस के बारे में एक कमेंट है, मैंने इस पे पीछे बात भी किया है कि कॉल और ब्रूस ने कहा था कि संवेगात्मक विकास के लिए अगर कोई यूनिक स्टेज है, कोई आदर्श काल है, कोई बढ़िया काल है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो बाल्यावस्था होती है। किसके लिए? संवेगात्मक विकास के लिए। तो इस बात को आप भी रखिएगा कि संवेगात्मक विकास के लिए उचित समय या काल जो है वो कौन सा है, यही आपकी बाल्यावस्था है। वो अवस्था आपकी कौन सी है? चाइल्डहुड की अवस्था है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अभी शैशवावस्था में हम स्टडी कर रहे थे कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, उस पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात कर लें तो पूर्व बाल्यावस्था में 2.5 साल से जो 6 वर्ष का समय होता है, इसको हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं।
तो हो सकता है अगर एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि 2.5 साल से लेकर 6 साल तक का जो पीरियड होता है जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, वह अवस्था जो होती है उसे हम खिलौनों की आयु कहते हैं। और जीन पियाजे का एक कमेंट है, इसी कमेंट के साथ जो बाल्यावस्था का टॉपिक है मैं उसको फिनिश करूंगा। यहाँ पर जीन पियाजे ने बच्चे की इस अवस्था को मीन्स बाल्यावस्था को मूर्त परिचालन की अवस्था कही गई है। किसको? बाल्यावस्था को। ये कमेंट किसने किया था? ये कमेंट जो है वह पियाजे का ही कमेंट है। मूर्त परिचालन कहने का मतलब ये है, यह वो अवस्था होती है जहां बालक सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर अपना एक आइडियल सामने खोजना चाहता है, जिस अवस्था को आप आसानी से महसूस कर सकते हो कि इस अवस्था में बच्चे कार्टून ज़्यादा देखते हैं। आपने देखा होगा एक ज़माना था शक्तिमान आता था तो बच्चे अपने आप को शक्तिमान समझने लगते थे। कार्टून की दुनिया में चलें तो छोटा भीम और तमाम ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनको बच्चा अपने आप कॉपी करने लगता है। ठीक है, तो बालक उस सभी इमेज को, उन सभी जो सामने दिखने वाली चीज़ है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। वही ये अवस्था कही जाती है जिसको जीन पियाजे ने भी क्या किया था? कमेंट किया था इसके ऊपर और माना है कि यह अवस्था मूर्त परिचालन की क्या होती है? अवस्था होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किशोरावस्था पर होगा, एडोलसेंस पे होगा, जिस पे हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि पिछले टेट में यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किशोरावस्था विकास की अवस्थाओं का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटीनेस की हम बात करेंगे। मीन्स सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।